हेलो एवरीवन। आज है 4 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। सेंगाई डियर और हिमालयन याक के बारे में, फिर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे पर्सनैलिटी राइट्स क्यों हैं ये न्यूज़ के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो अमिताभ बच्चन है वो पहुंच गए थे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्यों पहुंचे थे? क्योंकि उनको कुछ चाहिए थे अपने पर्सनैलिटी राइट्स, है ना। तो उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर हीट वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक रहेगा वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है जी, जहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फेस्टिवल लाइक मणिपुर सेंगाई एनरिच द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज, बूस्ट लोकल इकोनॉमी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, जो सेंगाई फेस्टिवल है उससे जो वहाँ का जो रीजनल एरिया है, जैसे मणिपुर का जो एरिया है जहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो इससे है ना इंडिया के जो कल्चरल हेरिटेज है ना वो ज़्यादा एनहेंस होंगी। ठीक है। और उससे वहाँ की जो लोकल इकनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, क्योंकि देश विदेश से जगह जगह से अगर लोग नागरिक आके वहाँ पे फेस्टिवल देखेंगे तो वहाँ का टूरिज़्म भी बूस्ट होगा। तो ये पूरा पढ़ते हैं ये मैटर क्या है। फिर बात करते हैं सेंगाई डियर की। जो कि सेंगाई डियर कैसा है, ब्राउ एल्टर डियर भी बोला जाता है या फिर इसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। एक तरह की एंडेमिक स्पीसीज़ है, काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है केवल और केवल मणिपुर के अंदर। मणिपुर सॉरी जो सेंगाई है एक तरह का मीडियम साइज डियर है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, विद यूनिकली डिस्टिंग्विश्ड एल्टर्स एंटलर्स। जो ये आपने देखे होंगे ना, इसका जो सींग है वो काफ़ी यूनिक है इसके, with extremely low brow tine which form the main beam। स्टेट एनिमल है किसका, मणिपुर का। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में इसको रखा गया है। IUCN की लिस्ट के अंदर इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात करते हैं जिसके बारे में PM जी बात कर रहे थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे, सेंगाई फेस्टिवल के बारे में। तो द फेस्टिवल इज़ नेम्ड आफ्टर द स्टेट एनिमल, कि भाई इस फेस्टिवल का नाम जो यहाँ का जो स्टेट एनिमल है ना उसके नाम पे रखा गया सेंगाई, जो कि ब्राउन एल्टर डियर है, जो कि केवल और केवल मणिपुर के अंदर ही पाया जाता है। सेंगाई फेस्टिवल इज़ एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल, साल में एक बार इसको मनाया जाता है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? यह ऑर्गेनाइज किया जाता है मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल। अब बात करते हैं कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, क्योंकि ये भी मणिपुर के अंदर है। कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। मणिपुर की जो बिष्णुपुर स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग पार्क, ये केवल पहला और एक आखिरी फ्लोटिंग पार्क है पूरे वर्ल्ड में, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर और इंटीग्रल पार्ट है लोकताक लेक का। कि भाई लोकताक लेक के साथ में ये मिला हुआ है। यहाँ पे देखो ये है कैबाई नेशनल पार्क, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लोकताक लेक है, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये उसके साथ में काफ़ी मिला हुआ है। द नेशनल पार्क इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग डिकम्पोज प्लांट। यहाँ पे है ना एक जैसे डिकम्पोज प्लांट वो होते हैं जो ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है, और वो ख़त्म होने के बाद है ना ऐसे पानी पे वहीं पे जमे हुए हैं, और उनको लोकली वहाँ पे क्या बोला जाता है, लोकली लैंग्वेज में उनको बोला जाता है फुमडी। फुमडी है क्या? फुमडी ये देखो, यहाँ पे प्लांट्स है ना पहले इकट्ठे थे, फिर वो ख़त्म हो गए, और ख़त्म होने के बाद है ना यहाँ पे एक ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोकल्स ने ऐसी हट बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे नाव भी दिख रही होगी आपको। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बना रखे हैं, और रिसेंटली ये भी कहा गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि इन एरियाज़ को खाली करवाया जा रहा है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1966, 1966 में इसको एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रिजर्व करने के लिए मतलब स्टार्ट किया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में, टू प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एंडेंजर्ड सेंगाई डियर। कि जो यहाँ का जो डियर है ना, जो यहाँ पे हमने देखा था, इसको बचाने के लिए इसको एक नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में तब्दील किया गया था। 1977 में इसको नेशनल पार्क की सूची में शामिल कर लिया गया। तो ये लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दी इसकी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हिमालयन याक का, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ फूड एनिमल बाय FSSAI के द्वारा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। द हिमालयन याक हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ फूड एनिमल बाय साइंटिफिक पैनल ऑफ FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसके द्वारा इसको एज ए फूड एनिमल एक्सेप्ट कर लिया गया है। और ये हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाला बोवाइन एनिमल है, IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल की कैटेगरी में है। याक प्ले एंड मल्टी डायमेंशनल सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक रोल फॉर द पास्टोरल नोमैड्स। जो आपने देखा होगा ना कि सर्दियों में निचले एरियाज़ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और गर्मियों में फिर से जो हिली एरियाज़ है उनके अंदर मूव करने लग जाते हैं, मतलब एक जगह नहीं रहते हैं कभी भी। तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक जानवर है। इट इज़ मेनली फॉर अर्निंग देयर न्यूट्रिशनल एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी ड्यू टू द लैक ऑफ अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब पहाड़ी एरिया में देखो खेती बाड़ी तो होती नहीं है, तो लोग किससे अपना गुजर बसर करते हैं, इन्हीं एनिमल्स को पालते हैं, इसको पालते हैं वो, ठीक है। और इसी पे अपना सामान वामान लाद के इधर से उधर भटकते रहते हैं, और इसी के दूध से अपना वो गुजारा करते हैं। और कई जगह इसको एज ए मीट के रूप में भी खाया जाता है। तो उसी चीज़ के लिए क्या है ना, जो FSSAI है ना, इन्होंने अप्रूव कर दिया कि भाई इसको एज ए फूड एनिमल आप रख सकते हो। और इसको जैसे कि गाय भैंस हम पालते हैं, तो उसी की तरह अब इसको भी ऐसे पाला जा सकता है। और ऊपर से इसके ट्रेड भी हो सकता है, जैसे कि लोग बेच देते हैं, तो उस वजह से। और ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि देखो इनके नंबर्स है ना काफ़ी डिक्रीज़ हो रहे थे, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया अगर नंबर डिक्रीज़ हो रहा था तो सरकार को इनको बचाना चाहिए था, इनको पालतू क्यों कर दिया। अब लोगों का काम चलेगा इनसे, ठीक है, तो वो क्यों चाहेंगे कि ये मर जाएं, ख़त्म हो जाएं। तो वो इनकी प्रॉपर केयर खुद करने लग जाएंगे, इनको बांधने लग जाएंगे, एज ए पेट घर में रखने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे इनको खुद खिलाएंगे, इनका ध्यान रखेंगे, किसी भी एनिमल को नुकसान नहीं होने देंगे, तो थोड़े टाइम के बाद में आप देखोगे जैसे कि गाय भैंसों की जो संख्या बढ़ी हुई है ना, जितने भी बफेलो वगैरह हैं, जितने भी और एनिमल्स हैं जो पालतू हैं, तो उनकी तरह इनका नंबर भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। याक की जो पॉपुलेशन कंट्री के अंदर काफ़ी डिक्रीजिंग रेट में काफ़ी जल्दी से गिर रही है। इसी वजह से जो FSSAI है, इन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई इसको एज ए फूड एनिमल घोषित कर देते हैं। और FSSAI है क्या, एक तरह की ऑटोनोमस स्टैचूटरी बॉडी है, जो कि एस्टेब्लिश है अंडर FSSA एक्ट के अंडर में, ठीक है। यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार इसको बनाया गया है। द एक्ट एम्स टू एस्टेब्लिश अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। कि भाई जितने भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से जितने भी मेजर्स लिए जाएंगे, या उनके अंदर कुछ क्या कहते हैं प्रोसीजर डाले जाएंगे, तो सबका सब कौन देखता है, ये देखती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है। कई बार कई जगहों पे रेड भी डालते हैं, जहाँ पे ये लगता हो कि यहाँ पे खाने के अंदर मिलावट हो रही हो, तो वहाँ पे भी एक्शन में यही सब आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आते हैं। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 1/3 वुमेन होती हैं, ठीक है। जो चेयरमैन होगा FSSAI का, इसको अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर द एनफोर्समेंट इज़ लार्जली विद द स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स। कि भाई जो इनका मेन काम क्या है, फूड सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाए। और जो वहाँ के कमिश्नर होते हैं उनका भी यही काम है, और वो जगह जगह छापे वगैरह मारते रहते हैं, रेड वगैरह डालते रहते हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, हीट वेव्स के बारे में। तो क्या है ना, करीबन 160 से 200 मिलियन इंडियंस कुड बी एक्सपोज टू लिथल हीट वेव एनुअली। हर साल में है ना, अब साल दर साल हीट वेव्स बढ़ती जाएंगी। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या लिखा है, निकल के है कि 160 से 200 मिलियन लोग हर साल जो ज़्यादा हीट है ना, ज़्यादा गर्मी की चपेट में आना स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया के अंदर। और हीट वेव है क्या, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है गर्मी के समय में, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना, उसी को हीट वेव बोलते हैं समर के अंदर। और बेसिकली जो गर्मियाँ रहती कहाँ से कहाँ तक है, मार्च से जून तक रहती हैं, लेकिन रेयर केस होते हैं कि जुलाई तक भी आ जाती हैं। और आजकल तो सारा कुछ रेयर केस नॉर्मल में बदलते जा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन जो क्लाइमेट चेंज है ना हमारा, इतनी जल्दी हो रहा है कि जो पहले काफ़ी रेयर होता था वो आजकल काफ़ी नॉर्मली में देखा होगा आपने कि बार बार होता जा रहा है। The extreme temperature and resultant atmospheric condition adversely affect the people living in these area। जो लोग पहले हिली एरियाज़ में रहते थे तो वहाँ पे ठंडी रहती थी, मौसम अच्छा रहता था। आजकल आपने देखा होगा जैसे कि देहरादून, मसूरी, शिमला, इन जैसी जगहों पे भी गर्मी होने लग गई है, ठीक है। तो इन्हीं चेंजेस को क्या बोलते हैं हम,
कि भाई टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होने लग गया, और उन्हीं उनके लिए वो क्या है, हीट वेव हो गई, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा गर्मी रहने लग गई। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं नॉर्मली, जो प्लेन एरियाज़ है, वहाँ पे गर्मी क्या रहती है, करीबन 40-42 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे उसको क्या बोल दिया जाएगा, वहाँ पे भी हीट वेव बोल दिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है किसी भी स्टेशन का, अगर वो एटलीस्ट 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उसको हीट वेव बोल देंगे प्लेन्स के लिए, ठीक है। और हिली एरियाज़ में अगर 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वहाँ पे भी उसको हीट वेव्स बोल दिया जाएगा। बेस्ड ऑन द डिपार्चर ऑफ नॉर्मल हीट वेव, अगर 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए नॉर्मल टेम्परेचर से तो उसको हीट वेव बोल दिया जाएगा। सीवियर मतलब काफ़ी हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी, ठीक है, काफ़ी भयंकर वाली हीट वेव किसको बोला जाएगा, अगर टेम्परेचर 6.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाए, जो नॉर्मल टेम्परेचर है 40 और उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए 6.5 डिग्री तक, तो उसको सीवियर बोला जाएगा। और जो एक्चुअल मैक्सिमम हीट वेव जो होती हैं, व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर, जो एक्चुअल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाए, वेरी सीवियर में मतलब भयंकर वाली गर्मी, ठीक है, वहाँ पे बोल दिया जाएगा अगर 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया हो तो। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी राइट, जिनकी वजह से अमिताभ बच्चन पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट। तो पर्सनैलिटी राइट क्या होते हैं? पर्सनैलिटी राइट्स रेफर टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हिज पर्सनैलिटी अंडर द राइट टू प्राइवेसी और प्रॉपर्टी। कि भाई ये मेरा राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है अंडर आर्टिकल 21। अगर इसका हनन हो रहा है तो आप कहाँ पे पहुँच सकते हो? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि ये आपका क्या है ना, एक फंडामेंटल राइट्स में आता ही है, ठीक है। तो इस वजह से आप डायरेक्ट वहाँ पे भी अप्रोच कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो अमिताभ बच्चन की इनसे बिना पूछे कई जगह इनकी फ़ोटो भी लगा दी जाती है, इनका वॉइस का भी यूज़ होता है। तो उसी चीज़ को ये अपनी जो एज अ प्राइवेसी बोल के या फिर एज अ अपनी प्रॉपर्टी बोल के, तो उसको सेव करने के लिए ये पहुँच गए कहाँ पे? हाई कोर्ट में। इट इज़ नेसेसरी फॉर द रिनोड पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी टू रजिस्टर देयर नेम टू सेव देयर पर्सनैलिटी राइट्स। अगर कोई ज़्यादा मशहूर लोग हैं, ठीक है, जैसे कि जितने भी सेलिब्रिटी हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं या फिर पॉलिटिशियंस हैं, तो जो काफ़ी नामचीन लोग हैं उनको है ना आके रजिस्टर करवाने पड़ते हैं अपने नाम, ताकि वो अपने पर्सनैलिटी राइट्स को अपना सेव करके रखें, कि उनकी मर्ज़ी के बगैर उनका नाम, उनकी आवाज़, उनकी पहचान कोई और ना यूज़ कर सके। पर्सनैलिटी राइट थोड़े से डिफरेंट होते हैं पब्लिसिटी राइट से। पर्सनैलिटी राइट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ राइट, इसके अंदर दो तरह के राइट आते हैं। फर्स्ट तो राइट ऑफ पब्लिसिटी और राइट टू कीप वंस इमेज और लाइकलीनेस फ्रॉम बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड, जो मैंने आपको बताया ही है कि भाई इनकी मर्ज़ी के बिना इनकी फ़ोटो कोई ना यूज़ कर सके, ठीक है, कोई भी ऐड वगैरह नहीं चला सके बिना इनकी मर्ज़ी के, या फिर अगर इनके साथ में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो तो इनका इन्वॉल्वमेंट जिस चीज़ में नहीं होगा तो वो आप इनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली क्या है? राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नॉट हैव वंस पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड पब्लिकली विदाउट परमिशन। तो बात वही है कि भाई जो इनकी प्राइवेसी है, अगर आप उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हो बिना इनकी मर्ज़ी के, तो वो भी आप नहीं कर सकते। पब्लिसिटी राइट बेसिकली गवर्न किए जाते हैं लाइक द ट्रेडमैन्स एक्ट 1999 और द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। और जो एक स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर द नेचर रिपोर्ट, ये अभी रिसेंट में रिलीज़ करी गई है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये मिले थे किसके साथ में? इकोनॉमिक ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव ऑफ द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जर्मनी। तो ये आप पढ़ लेना, अभी इसकी पूरी डिटेल आई नहीं है, जैसे ही आती है फिर इसको पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एबीयू सबमिट, ठीक है, मतलब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। इसको एस्टेब्लिश हुआ था 1964 के अंदर एज ए नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल और प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में। ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है। इसके अंदर 70 कंट्रीज़, 5 कॉन्टिनेंट और 250 मेंबर हैं, जिसके अंदर 8 रीजन को ये कवर करती है। पैसिफिक एशिया हो गया, एशिया में साउथ एशिया, नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट हो गया, मिडल ईस्ट, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। इंडियन मेंबर्स में इनके कौन कौन मेंबर है? ऑल इंडिया रेडियो या फिर प्रसार भारती, दूरदर्शन, ठीक है। इसका एम क्या है कि भाई
जो डेवलपमेंट है ब्रॉडकास्टिंग एरिया के अंदर उसको काफ़ी ब्रॉड वे में किया जाए और प्रमोट किया जाए इंटरेस्ट ऑफ टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टर्स का। फंक्शन क्या है? एबीओ ऑर्गेनाइज करती है की इंडस्ट्री, रीजनल और ग्लोबल ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सचेंजिंग आइडिया एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस। कि भाई ये जो जितने भी कॉन्फ्रेंस या सबमिट ऑर्गेनाइज करती है तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाए, जिससे जो ब्रॉडकास्टिंग वेज है ना उनको और अच्छे वे से सुधारा जाए। ABU Media Academy is a center of excellence in learning and providing hundreds of courses and capacity building activities annually। तो ये क्या है ना, कुछ इनके मतलब ये जो लोग मीडिया के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, न्यूज़ एंकरिंग करना या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब जितने भी वे हैं जिसके अंदर आप मीडिया के अंदर जा सकते हो, अपना कैरियर बना सकते हो, तो वहाँ पे है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं कि कैसे एज ए मीडिया होस्ट आपको काम करना चाहिए, क्या क्या एथिक्स हैं, तो उनके ऊपर ये पूरा काम करते हैं। इट प्रोवाइड राइट्स फ्री कंटेंट एक्विजिशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको ये कुछ राइट्स फ्री देते हैं, ठीक है। और जो मेजर स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जैसे कि अभी फीफा चल रहा है, अगर आपको अपनी कंट्री के अंदर उसको शोकेस करना है, ठीक है, लाइव दिखाना है, तो जो उनके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं तो वो भी आपको इन्हीं से परचेज़ करने पड़ेंगे। और ऊपर से ये ट्रेन करते हैं, इक्विप करते हैं जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं कि भाई उनका रोल क्या है मीडिया में, अगर कोई भी किसी भी तरह का टाइम पे क्राइसिस आ जाए तो उनको कैसे जो न्यूज़ एंकरिंग है वो करनी चाहिए। तो यही सब यहाँ पे बताया गया है। तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा कैसी रही। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सुझाव सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।